हेलो दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पे पहले ही मैथमेटिक्स, साइंस तथा इंग्लिश की क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम सोशल साइंस के एक पार्ट इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में अगर हमको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है तो दोस्तों मेरा कहना मानिए, आप अपने जीवन में काफ़ी विकास नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक विकास की समझ हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाती है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र क्या है। तो अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्द अर्थ और शास्त्र का संधि है। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, वह संस्कृत के दो शब्द अर्थ प्लस शास्त्र का संधि है, जहां पे अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब अध्ययन। मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जहां पे हम धन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। अब जब दोस्तों यहाँ पे अर्थ शब्द आ ही गया है, तो आइए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चूंकि हम लोगों ने अभी क्या जाना दोस्तों कि अर्थ का मतलब धन होता है, तो दुनिया में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के भाषा के अनुसार दुनिया में दो तरह की क्रिया होती है, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं और अनार्थिक क्रिया को एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रिया और दूसरा हो जाएगा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनार्थिक क्रिया मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चूंकि अर्थ का मतलब धन होता है, इसलिए हर वो चीज जिसका संबंध धन से होता है उसको आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे और जिसका संबंध धन से नहीं है उसको अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी हिंदी शब्द के पहले अगर अ लग जाता है तो वो एक निगेटिव वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये अन लग गया हुआ है, तो अन का मतलब क्या हुआ? आर्थिक का मतलब धन होता है और चूंकि आर्थिक के पहले अन लग गया है, मतलब यह एक निगेटिव हो जाएगा, मतलब अनार्थिक का मतलब धन से संबंधित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आर्थिक शब्द जिसका संबंध धन से है और अनार्थिक शब्द जिसका संबंध धन से नहीं है। आर्थिक शब्द जिसका संबंध धन से होता है और अनार्थिक शब्द जिसका संबंध धन से नहीं होता है। अब आइए इसको कुछ उदाहरण से हम लोग समझें। मान लीजिए कि हमारे आसपास आप कहीं भी देखेंगे तो हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है दोस्तों। कोई मजदूर है वो मजदूरी कर रहा होगा, कोई व्यक्ति है वो ऑफिस जाता होगा, कुछ किसान है वो अपने खेत में जाते होंगे। तो ये सब कुछ ना कुछ इन लोगों का उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वो उद्देश्य है पैसे कमाना। जो पैसे कमाने के उद्देश्य से कोई काम करता है उसको आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे, और जो पैसे कमाने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करता है, मतलब सेवा के उद्देश्य से कोई काम करता है, उसको अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और वो अनाज जाकर के बाजार में बेचता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये आर्थिक क्रिया, दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। और मान लीजिए कि वही किसान वही खेत से अब अनाज उगाता है और वो केवल अपने लिए वो उगाता है, वो कहीं जा करके बेचता नहीं है, तो अब उसको अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फी लेगा दोस्तों। तो वहाँ पे जब फी लेगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट मीन्स आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। और वही शिक्षक अगर अपने बेटे को पढ़ाएगा तब वहाँ से क्या कोई फी लेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब वो कोई फी नहीं लेगा तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? अनार्थिक क्रिया, दैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आर्थिक और अनार्थिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है एक लैटिन वर्ड ओइकोनोमिया से निर्मित हुआ है। ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया जो है ये दोस्तों ये एक लैटिन वर्ड है, जहां पे ओइको का मतलब हाउस होता है और नोमियो का मतलब मैनेजमेंट या रूल। ओइको का मतलब हाउस और नोमियो का मतलब रूल या मैनेजमेंट। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और यहीं से ओइको से बन गया दोस्तों इको। ओइको से क्या बन गया दोस्तों, ये ओइको से इको बन गया और नोमियो से नोमिक्स बन गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करें कि इकोनॉमिक्स की आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा के बारे में, मतलब सरल भाषा में इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए दोस्तों आइए शुरू देखते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनिश्चित होती हैं दोस्तों, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होती है। हमारी इच्छाएं असीमित होती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता होगा, कोई व्यक्ति स्मार्टफोन खरीदना चाहता होगा, कोई कार खरीदना चाहता होगा, कोई करोड़पति बनना चाहता होगा, तो कोई अरबपति। तो दोस्तों क्या हमारी जो इच्छाएं हैं ये सभी व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाता है? नहीं। क्यों नहीं कर पाता है दोस्तों? क्योंकि हमारी संसाधन जो है वो सीमित है। अब यहाँ पे संसाधन दैट मीन्स रिसोर्स, तो संसाधन किसे कहेंगे? तो संसाधन वैसी वस्तु को कहेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? संसाधन, दैट मीन्स रिसोर्सेस। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, मान लीजिए कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कपड़ा हो गया, हमारा किताब हो गया। हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? संसाधन बोलेंगे, दैट मीन्स रिसोर्स बोलेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि संसाधन जो है वो तो फिक्स है, वो सीमित है, लेकिन हमारी इच्छा जो है वो असीमित है। इच्छा की कोई और अंत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि हम सीमित संसाधन में से अपने असीमित इच्छा के अनुसार कोई भी बेस्ट विकल्प का चुनाव कैसे करें। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि संसाधन सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं, तो सीमित संसाधन में से अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपकी इच्छा है कि आप मोबाइल खरीदें। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये हैं दोस्तों, ये आपकी संसाधन हो गई और इच्छा आपके मोबाइल खरीदना। तो इच्छा चूंकि क्या होती है? असीमित होती है। मतलब आपकी वो इच्छा होगी कि आप उस 10,000 में दुनिया का जो बेस्ट मोबाइल है वो खरीद लें। लेकिन क्या ये संभव है दोस्तों? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास 10,000 रुपये ही हैं जो कि एक लिमिट रिसोर्स है। तो मान लीजिए कि आप उस 10,000 रुपये से मार्केट में जाते हैं, आप कई प्रकार के मोबाइल देखते हैं और कई प्रकार में से आप एक मोबाइल का चुनाव करते हैं। तो ये क्या हुआ? अभी मैंने आपको क्या बताया कि सीमित संसाधन में से अपनी इच्छा के अनुसार अपना बेस्ट विकल्प को चुनना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे आप जाएंगे, 10,000, चूंकि 10,000 क्या है आपका? ये आपकी संसाधन है, तो एक सीमित है। इसके अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार बेस्ट विकल्प जो यानी कि जो आपको पसंद आए, जो मोबाइल आपको पसंद आए उसका चुनाव करना, यही हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अक्सर इन दो वर्ड में इकोनॉमी, दैट मीन्स अर्थ व्यवस्था,
अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे। इकोनॉमिक्स दैट मीन्स अर्थशास्त्र। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स लैटिन वर्ड है जो कि ओइकोनोमिया से निर्मित हुआ है, जहां पे ओइको का मतलब हाउस होता है और नोमियो का मतलब रूल्स या मैनेजमेंट होते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और मैंने उस समय आपको क्या बताया था कि इसको पूरी तरह से, इस डेफिनेशन को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा इंतजार करें। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। इकोनॉमी जो होता है दोस्तों, इकोनॉमी एक स्थान होता है। इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर वी यूज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो है दोस्तों, अर्थव्यवस्था, यह एक स्थान होता है जहां पे हम लोग अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम जहां पे रहते हैं, कोई भी एक स्थान वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, कोई भी एक स्थान वो हमारे लिए इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हमारा शहर एक स्थान हो सकता है, हमारा एक राज्य भी स्थान हो सकता है, हमारा देश स्थान हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हाउस जो है दोस्तों, हाउस क्या है, ये हाउस आपका घर नहीं है। यहाँ पे हाउस एक शहर हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि देश भी हो सकता है। मतलब हम लोग कभी भी इकोनॉमिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ बिहार, दैट मीन्स बिहार की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी ऑफ यूपी, दैट मीन्स यूपी की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंडिया की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, हम लोग कभी भी बोलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुनाफे में चल रही है। हम लोग अर्थव्यवस्था की जगह कभी भी अर्थशास्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अमेरिकी अर्थशास्त्र मुनाफे में चल रही है। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स घाटे में चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और इसको और आगे बात देखें तो दोस्तों क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर, चूंकि इकोनॉमी क्या है, एक प्लेस है, तो इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे गरीबी, बिहार की गरीबी, तो बिहार की गरीबी किसके अंतर्गत आएगी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। बिहार की बेरोजगारी किसके अंतर्गत आएंगी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उसी प्रकार हम लोग बोले भारत की गरीबी, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। भारत की बेरोजगारी, तो भारत की बेरोजगारी किसके अंतर्गत आएंगे, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और इसका समाधान कहाँ होगा, तो इसका समाधान हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत। भारत की गरीबी अर्थव्यवस्था और भारत की गरीबी का समाधान अर्थशास्त्र। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है ये स्पष्ट हो चुका होगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारियाँ के बारे में बात कर रहे थे। अब आएंगे 10th क्लास के सिलेबस, दैट मीन्स पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों आपके क्लास के सिलेबस में आपका पहला चैप्टर जो है वो डेवलपमेंट है, दैट मीन्स विकास। तो डेवलपमेंट होता क्या है दोस्तों, विकास क्या है, तो विकास जो होता है अपने पुरानी स्थिति से बेहतर स्थिति को हम लोग विकास करते हैं। उदाहरण के तौर पे आज मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और कल मेरे पास 20 रुपए हो जाएंगे तो ये मेरा विकास है। विकास जो होता है दोस्तों इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। विकास किसी के लिए सड़क का बनना विकास हो सकता है, किसी के लिए बिजली का आना विकास हो सकता है, किसी के लिए पेड़ पौधा लगाना विकास हो सकता है, तो किसी के लिए पेड़ पौधों को काट कर नगर का विकास करना विकास कहलाएगा दोस्तों। तो विकास सबके लिए अलग अलग होती है और ये इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे तब इस चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। अगला चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में एक अंतर है। अर्थव्यवस्था जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये एक स्थान होता है जहां पे हम लोग अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो हर जगह का एक अलग अलग अर्थव्यवस्था होता है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था। उसी तरह हम लोगों का जो चैप्टर है, हम लोगों का क्लास में जो पढ़ना है दोस्तों, वो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ना पढ़ करके केवल अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है, दैट मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसको कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर।
अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो क्षेत्रक को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो हर वो चीज जिसका संबंध प्रकृति से है, डायरेक्टली दोस्तों, हर वो चीज जिसका संबंध डायरेक्टली प्रकृति से है, नेचुरल से है, उसको प्राकृतिक क्षेत्र बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे कृषि। कृषि क्या है दोस्तों? इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? नेचर से होता है। तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर, दैट मीन्स द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलेंगे? जो जिसका भी संबंध उद्योग से होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। मतलब कि हर वो चीज जिसका संबंध उद्योग से होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। और टर्शियरी सेक्टर किसको बोलेंगे दोस्तों? तो टर्शियरी सेक्टर में कुछ भी वस्तु का संबंध नहीं होता है, इसमें केवल सेवा होता है। सेवा का मतलब, मान लीजिए एक शिक्षक अपने छात्र को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के समय क्या दोस्तों, वो कुछ उससे पैसे तो ले लेता है, लेकिन उसके बदले में क्या उसको कुछ देता है? तो जवाब आएगा कि नहीं देता है। मतलब कि क्या देता है दोस्तों? कि वो उसको सेवा देता है, तो इस सेवा के बदले में वो पैसा लेता है। ये क्या हुआ दोस्तों? ये तृतीयक क्षेत्र हुआ। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उतना फीस भरता है, लेकिन उस फीस के बदले उसको क्या डॉक्टर क्या बोलता है दोस्तों? उसको कुछ सलाह देता है, कुछ सामान तो नहीं देता है, फिर भी वो पैसा लेता है। तो ये क्या हुआ? ये एक सेवा हुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसके बारे में गहरी नॉलेज हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला चैप्टर होता है मनी एंड क्रेडिट, दैट मीन्स मुद्रा एवं साख। तो जो दोस्तों आज के इस युग में हम लोग, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या आप एक बढ़िया जीवन का कल्पना कर सकते हैं दोस्तों? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो है, यानी कि दैट मीन्स मनी, ये अर्थव्यवस्था की साख होती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था से मुद्रा हटा दें तो अर्थव्यवस्था का कोई औचित्य ही नहीं। तो और ये मतलब कि मनी जो होता है, इसका इतिहास क्या होता है, ये कैसे कैसे डेवलप हुआ, आज किस क्षेत्र में है और इसके आगे आने की क्या संभावना है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा एवं साख। तो मुद्रा और साख में क्या अंतर है दोस्तों? तो मुद्रा हम लोग उसको बोलेंगे, मान लीजिए कि मैं आपको 2000 रुपए का नोट देता हूं, तो 2000 रुपए का नोट देता हूं, तो ये क्या हुआ दोस्तों? तो ये एक मुद्रा हुआ। और वही मैं 2000 रुपए का आपको चेक देता हूं, तो वो चेक क्या हो गया दोस्तों? तो चेक मुद्रा तो नहीं है, लेकिन मुद्रा के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स वो क्या है? साख है, यानी कि क्रेडिट है। तो इस चैप्टर में हम लोग और गहरी रूप से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अगला लेसन आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 वर्ड पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। और वो दोनों वर्ड कौन कौन से हैं? तो एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आयात का मतलब हो जाएगा दोस्तों इंपोर्ट, और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। तो दोस्तों आयात किसे कहेंगे? जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे। और जब किसी वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निर्यात बोलेंगे। अब ये आयात, ये तो पर्सनल लेवल पे मैंने बताया कि जब हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको आयात बोलेंगे, और जब किसी चीज को बेचते हैं तो उसको निर्यात बोलेंगे। अब इसी को हम लोग अगर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं तो पहले क्या हुआ? राज्य लेवल पे पहले आयात निर्यात होगा। मतलब अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई चीज को खरीदता है तो वो आयात करता है, किसी दूसरे राज्य को बेचता है तो वो निर्यात करता है। और अगर हम लोग इसको आगे बढ़ें तो देश लेवल पर देखेंगे तो देश क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश से खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, तो उसको आयात करेंगे। और जब कोई देश किसी दूसरे देश को कोई भी चीज बेचता है तो उसको क्या बोलेंगे? निर्यात, दैट मीन्स एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो जिस देश में आयात और निर्यात चल रही है दोस्तों, आयात और निर्यात वहां पे लागू है, तो वहां की जो इकोनॉमी है वो खुली अर्थव्यवस्था है, दैट मीन्स ओपन इकोनॉमी है। और जहां पे आयात निर्यात बंद है मतलब वो बंद इकोनॉमी है, मतलब कि क्लोज इकोनॉमी है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों 1991 के पहले, यानी कि 1991 के पहले तक हमारा जो अर्थव्यवस्था था, हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था था, वो लगभग एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश में बंद था।
तो इसलिए हम लोगों का जो डेवलपमेंट था वो भी उसका जो प्रक्रिया था वो काफ़ी स्लो था। तो 1991 में क्या हुआ दोस्तों, 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में 3 शब्द जोड़ा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। दैट मीन्स वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे जब ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, तो वैश्वीकरण हम लोग बोलेंगे जब विश्व का एक होना, पूरे विश्व का एक होना ही वैश्वीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, आज हम लोग कोई भी चीज़ अमेरिका से मंगा सकते हैं, अमेरिका कोई भी चीज़ हमारे यहाँ से मंगा सकता है, तो ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है, और इसमें डीपली नॉलेज हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अगला चैप्टर आता है कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर राइट मतलब कि उपभोक्ता का अधिकार। कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप 10,000 रुपये ले जा करके कुछ मोबाइल खरीदते हैं। तो जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको 1 साल, 6 महीने, 2 साल की कुछ वारंटी देता है, और वो वारंटी देता है मतलब कि अगर कोई सामान आपका ख़राब हो जाता है तो आप जा करके रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वो रिप्लेस नहीं करता है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो या तो आपको मुआवजा मिलेगा या फिर उस कंपनी का को कुछ नुकसान देना पड़ेगा। तो ये हम इस बात का अध्ययन हम लोग कंज्यूमर राइट के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, और हमारा जो सिलेबस होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारियाँ क्या होती हैं, इकोनॉमिक्स की का परिभाषा क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डेवलपमेंट को, विकास क्या होता है और विकास के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।